निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक इंतहाई अहम मुद्दा के हवाले से बात करेंगे। भारत को तो पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी कन्वेंशनल वॉर में, रिवायती जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। लेकिन भारत की वो प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सरशिप से, भारत की फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप से, भारत की फाइनेंशियल टेरर स्पॉन्सरशिप से दहशतगर्दी कर रही हैं, उनको पाकिस्तान किस तरह से शिकस्त दे सकता है, कब शिकस्त दे सकता है, क्या ये आसान है, क्या ये मुश्किल है, ये मुमकिन किस तरह से हो सकेगा? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में खोस्तार में आज आर्मी पब्लिक स्कूल की बस पे हमला किया गया भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से, जो कि भारत की एमा पे, भारत के ताउन पे, भारत की हिमायत पे, भारत की टेरर फाइनेंसिंग पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। इसमें 3 मासूम बच्चियाँ, 3 स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे वो जहाँ बहक हो गए। इसके अलावा कई बच्चे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। सो कौन सा इंसान ऐसा होगा दुनिया में कि जो बच्चों को निशाना बनाए, वो भी स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाया जाए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसी हवाले से कोयटा में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो भी आज कोयटा में हैं और इस हवाले से आला तरीन मीटिंग भी कोयटा में आज एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद कौम को ये तवक्को है कि इस वक्त कौम उसी इत्तेहाद की, उसी इत्तेफाक की कैफियत में है कि जिस इत्तेहाद और इत्तेफाक और जगानगत के साथ और एक बुनियानो मरसूस सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ इस कौम ने भारत को शिकस्त दी थी। सो अभी ये बुनियानो मरसूस कौम वही सीसा पिलाई हुई दीवार है और दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहती है। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस दहशतगर्दी से पाक और साफ़ हो जाए। सवाल वही है कि कौम बुनियानो मरसूस है, रियासत बुनियानो मरसूस है। कितनी जल्दी भारत को रिवायती जंग में इबरतनाक शिकस्त देने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी जीती जा सकती है? इसी अहम पॉइंट, इसी अहम और यक निकाती सवाल के हवाले से प्रोग्राम में आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, साबिक सेंटर भी रह चुके हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपका कमेंट मुझे इस पर चाहिए होगा। भारत को हमने कन्वेंशनल वॉर में, रिवायती जंग में हमने शिकस्त दे दी। ये दहशतगर्दी जो कि भारत की स्पॉन्सर्ड है, भारत की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में कर रही हैं, इनको शिकस्त देना कितना मुमकिन है, मुश्किल है, आसान है? किस तरह दी जा सकती है शिकस्त? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि जी हमने भारत को तो शिकस्त देती है रिवायती वॉर में, और उसमें सिर्फ ख़रीदा अगर हम देखेंगे 3-4 दिन की बात थी और सारा खेल मुकम्मल हो गया था। और ये जो दहशतगर्दी की जंग है ये साल से चल रही है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। बहुत दफ़ा ऐलानात हमने सुने कि जी 2017 में ऐलान हुआ कि जी हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है, बिल्कुल क्लीन कर दी है, और उसके बाद भी होते रहे और आज हमने देखा। सो ये जंग की नोयत इज़ फार मोर सीरियस, फार मोर चैलेंजिंग रिवायती जंग के मुकाबले में। तो क्या 17-18 में ज़ुबैर साहब 17-18 में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दी थी? क्योंकि उस वक्त आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में थे उनका तो यही क्लेम था, आज तक उनका क्लेम है कि 17-18 में हमने दहशतगर्दी से पाक कर दिया था पाकिस्तान को। नॉट कहा था और यही समझा था, लेकिन हमने, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो ख़त्म नहीं हुई थी ना। मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, फिर 6 महीने के बाद दोबारा शुरू हो गई। यानी कि जिस तरह एक रिवायती जंग होती है उसमें दुश्मन सामने नज़र आता है, उसके अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, उस पर अटैक करना है, उसके मिसाइल्स हैं, उस पर अटैक करना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक करना है। वो आपको हदफ भी पता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और कौन से हथियार इस्तेमाल करने। जो अभी हमने देखा, मेरा ख्याल है हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो भारत के साथ जंग हुई थी और वो स्पेक्टेकुलर तरीके से हमने लड़ी और हमने जीती। और बल्कि आप तो हमें वक्तन फ़वक्तन बता ही रही थी कि चंद घंटों की बात थी ना, और हमने पूरी की पूरी जो
थी वो चेंज कर दी थी अपने फेवर में। सो वो रवायती जंग के मुकाबले में दिस इज़ फार मोर सीरियस, और इसमें जाहिर सी बात है, इसमें ज़ाहिर है बैरूनी दुश्मन भी होता है जैसे आपने अभी जिक्र किया, लेकिन इसमें अंदरूनी लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी सारे बाहर के लोग आके ये इतना ज़्यादा दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी कंटिन्यूसली जारी है। केपी में हमने देखा उसकी नोयत बढ़ती चली गई। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगी 2023 में 2022 के मुकाबले में ज़्यादा, फिर 2024 में और ज़्यादा, 2025 की शुरू महीने से पहले दिन से लेके अभी तक हमने देखा कि कितनी ज़्यादा पिछले एक आध महीने में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कंट्रोल था, लेकिन वी आर नॉट येट ओवर दिस गेम। सो ज़ाहिर है इसके चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जंग की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। राइट, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपका कमेंट इस पे चाहिए कि हमने भारत को तो शिकस्त दे दी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दुरुस्त कहा मोहम्मद जुबैर साहब ने, वी हैव बीन फाइटिंग दिस सिंस डेकेड्स। सो इसको अब हम किस तरह डिसाइसिवली शिकस्त दे सकते हैं, इन प्रॉक्सीज को, इंडियन प्रॉक्सीज को? जी शुक्रिया। गरीदा, सबसे पहली बात तो ये है कि दुरुस्त आपने भी कहा, जुबैर भाई ने भी कहा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है ये हम पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा तकरीबन अरसा हो गया जिसमें हम ये लड़ रहे हैं। जी। इन 2 दहाइयों में इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्सपीरियंस है वो भी बेइंतहा एक्सपीरियंस है। जी। हमने मुतअद्दिद दफा कला कमा किया दहशतगर्दों का। आपको अगर मैं शुरू की इस सदी की दिहाई में ले जाऊं तो हमें तो वो वक्त भी याद है कि जिस वक्त तमाम के तमाम ट्राइबल एरियाज वो प्रैक्टिकली टेकन ओवर बाय टीटीपी, लेकिन फिर वो एक एक ट्राइबल एजेंसी जो थी उस वक्त वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर की, वहां से दहशतगर्दों को भगाया। आखिरी फ्रंटियर जो उसमें था वो नॉर्थ वजीरिस्तान का था। तो जनरल क्यानी के वक्त से जो ऑपरेशन शुरू हुए, फिर वो इंतहा उनकी जो थी वो नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन थी जो जनरल राहिल शरीफ के दौर में हुआ, और इवेंचुअली वहां से भी हम उन्हें क्लियर आउट करने में कामयाब हुए। बिल्कुल। अब जो हमारे सामने सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर और आगे बढ़ने से पहले इफ आई मे ऐड वीडियो काइंड परमिशन, कि बलूचिस्तान में भी हमने वो माहौल देखा है, वो वक्त देखा है कि जब वहाँ पे पाकिस्तान का परचम तक नहीं लहराया जा सकता था, तो बहुत सख्त वहाँ पे स्ट्रगल की है रियासत ने भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे हर घर पे लहराता नजर आता है, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो इसी पर कमेंट फरमाइएगा। जी, मैं उस तरफ भी आ रहा था कि देखिए ये 2 किस्म की जो दहशतगर्दियों का पाकिस्तान को सामना है, इनकी नौयत मुख्तलिफ है। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, हुर्रियत पसंद मूवमेंट, उसकी नौयत है, और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है उसकी नौयत एक मजहबी नौयत है। एक मिनट, क्या हम उसको सेपरेटिस्ट हुर्रियत कह सकते हैं? इंसर्जेंसी है ये तो देखिए ना, सेपरेटिस्ट है। हमें इस चीज के अंदर बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं और हमें उनका कला कमा करना है। हाँ, लेकिन हुर्रियत तो ना हुए ना फिर सर, हुर्रियत तो एक सेपरेटिस्ट आप यानी कि कोई और लफ्ज उसकी जगह इस्तेमाल कर लें भले। तो ये जो 2 दहशतगर्दियां, इन दोनों से जो टैकल करने का जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। अब एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें हमने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन देखी जब इमरान खान साहब का दौर था कि उसमें ये सोचा गया कि रीसेटलमेंट की एक बात की गई, और फिर हमने वो रीसेटलमेंट के कुछ हमने स्टेजेस मुकम्मल होते हुए भी देखे। तो वो कंफ्यूजन की आज हम एक थोड़ी बहुत कॉस्ट भी पे कर रहे हैं। ठीक। हमें जिस चीज के ऊपर क्लियर होना चाहिए वो ये है कि जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर हथियार उठाएगा, पाकिस्तान की आइन को नहीं मानेगा, पाकिस्तान के आइन को ना मानने की बात करके एक आर्म्ड स्ट्रगल करेगा, हमने उसका कला कमा करना है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चाहे वो बलूचिस्तान में दहशतगर्द हो या वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द हो, हमें दोनों को एक ही नजर से देखना पड़ेगा। इसलिए एक नजर से देखना पड़ेगा कि ये आम इंसानों की जान, अभी जो आज खुजदार का जो वाकया हुआ है, भला मुझे बताइए कि आप किस नौयत के आप शख्स होंगे कि आप प्री मेडिटेटेड तरीके से ये प्लान करते हैं कि हाँ, हमने फलानी जगह पर बच्चों की स्कूल की बस गुजरेगी और हमने उस स्कूल की बस के ऊपर हमला करके बच्चों को शहीद करना है। ये किस किस्म का, ये एक प्योर प्लेन ईवल एक जहनियत है
जो ना जो मजहब की आड़ ले सकती है, ना किसी चीज की, ये शैतानियत है, ईवल पाना है, बिल्कुल और बुजदिली है कि आप बच्चों के ऊपर हमला करते हैं। बिल्कुल तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इनके खिलाफ आगे बढ़ना होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर वो कैपेबिलिटी भी मौजूद है, वो एक्सपीरियंस भी मौजूद है, और जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो भी दूर करने की जरूरत है कि हम उन लोगों के साथ बिल्कुल एक मेज पर नहीं बैठ सकते जो हमारे बच्चों को आकर शहीद करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं। हम उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं रखेंगे। तो ये जब तक ये, और मुझे इस चीज की खुशी है, इत्मीनान है इस चीज का, कि आज मुझे ज्यादा क्लैरिटी इस हवाले से नजर आ रही है बनिस्बतन माजी के जो अदवार थे। हाँ आज पॉलिटिकल कंसेंसस भी इसके ऊपर हम अचीव कर सकते हैं कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो हमने किस तरह लड़नी है। जो एक मीटिंग हुई है चाइना में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान, वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है जी। तो एक हमें बड़ी हिकमत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और बड़ी जबरदस्त आपने मुस्तफा नवाज, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की हैं। इसमें से जो 3 चीजें जो आपकी बातों का, आपकी गुफ्तगू का क्रक्स था, आपने कहा जी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको वो नजर आ रही है। उसी क्लैरिटी से जो कि कौम के अंदर है, एक कंसेंसस नेशनल बिल्ड हो सकता है, कैपेबिलिटी हमारी मौजूद है। तो इन 3 चीज़ों को, कंसेंसस विद क्लैरिटी और कैपेबिलिटी को, इनको सामने रखते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इसमें कितनी जल्दी हमें कामयाबी हो सकती है? और आप क्या समझते हैं कि इसका वाहिद हल ऑपरेशन है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अ रुथलेस ऑपरेशन? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे। ऑपरेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर भी रही हैं, और इसमें हमें ये एलिमेंट देखें, सारी तकरीबन तमाम जो इलाके, कोई ऐसा इलाका हम कह नहीं सकते पाकिस्तान में कि जो मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के कब्जे में हो। वो छुप कर आते हैं, कार्रवाई करते हैं और फिर रिट्रीट कर जाते हैं। तो ये एक मुश्किल लड़ाई जरूर है, लेकिन हमारा 2 दहाइयों का इसका एक्सपीरियंस है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत उनकी कमर तोड़ी भी है। फिर पॉलिटिकल नॉन क्लैरिटी की वजह से, कि आपने मैं बार बार इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, पोलराइज नहीं करना पॉलिटिकल ओनरशिप थी ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप मिसिंग थी उसकी। शैकल्स ऑफ स्लेवरी अफगानों ने तोड़ दिए जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एहसास ही नहीं किया कि जो लोग वहां पर हुकूमत में आ रहे हैं, उनका रवैया पाकिस्तान और टीटीपी के बारे में क्या होगा। तीसरे दिन जब काबुल फॉल हुआ, उसके तीसरे दिन हजारों के हिसाब से वो लोग जेलों से रिहा हुए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले कर रखे थे, टीटीपी के लोग, फूलों की क्या निशावर की गई। दुरुस्त कह रहे हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी भी है, और अब हमें क्लैरिटी के साथ उनके खिलाफ बढ़ना भी होगा। और ये चीज भी एक बेहतर है कि वी आर कॉलिंग आउट इंडियंस ऑन दिस, कि जो प्रॉक्सीज है इंडिया की, जो हमारे मुल्क के अंदर काम कर रही है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान की प्रॉक्सीज इंडिया के अंदर उन्होंने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन पिछली 1 दिहाई में हम एक ज़िम्नन जिक्र जरूर कर देते थे, लेकिन हमने उस फोर्स के साथ जिक्र ये नहीं किया था कभी, जिस तरह हम अब करना शुरू हुए। बिलाशुबा ताने बाने जो हैं वो इंडिया के साथ मिलते हैं, रॉ के साथ मिलते हैं। कुलभूषण की एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जो था इंडियन आर्मी का, उसको पकड़ा गया बलूचिस्तान के अंदर, वो जो कुछ हरकतें करवा रहा था। तो ये सारी चीजें हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके खिलाफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे नजर में जो मासूम लोगों के कातिल हैं, चाहे वो मजहब की बुनियाद पे करें, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बुनियाद पे करें, उनके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त गुफ्तगू मुस्तफा नवाज खोखर साहब। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। मोहम्मद जुबैर साहब, मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए, एक आप कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्लान दीजिए कि क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इफ आई मे ऐड कि आप गालिबन, जहाँ तक मेरी इत्तला है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी या लेट्स नेम इट, जिनको दावा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गालिबन आप उसको भी ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं, तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आइंदा चल के, सो सजेशन क्या होगी फिर कि किस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीता जाए? वेयर इज द मिसिंग लिंक जो हमें करना है? पहले तो जब ज्वाइन करूंगा तो गरीदा, मेरा ख्याल है मैं पब्लिकली ज्वाइन करूंगा। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, सो मैं क्लैरिफाई कर दूं।
मतलब ज़ाहिर है दोनों साइड से एग्रीमेंट होता है तो फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती है. येस, माई सिंपथीज आर विद PTI टुडे, बिकॉज उनके साथ जो पिछले 2-3 साल में हुआ है वो एक अलग नोयत का सवाल है. वो ज़ाहिर है हम पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएंगे. आपका इरादा मुकम्मल है PTI ज्वाइन करने का? सिंपथीज है और मैं समझता हूँ उनके साथ ज़्यादती भी हुई है, उनके साथ जुल्म भी हुआ है, उनका हक भी मारा गया है इलेक्टोरल प्रोसेस में. सो मेरी बिल्कुल उनकी सिंपथीज़ उनके साथ हैं. लेकिन इस वक्त जो आपने कहा सलूशन, एक तो ये है कि आई थिंक मुस्तफ़ा की बातों से मैं जनरली एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात से मुस्तफ़ा ने एंटायर ब्लेम जो है ना वो शायद 2021 में जब तालिबान का कंट्रोल हुआ है काबुल पर और उसके बाद जो यहाँ की हुकूमत ने फ़ैसला किया गया था, उन्होंने 2021 से कहानी शुरू की है. दहशतगर्दी हमारे यहाँ 9/11 के बाद से मुसलसल जारी है. और आपको मैं याद दिला दूं कि वो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मेरा ख्याल है वो तो पीछे थी, लेकिन ज़्यादातर जिस तरह जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर जनरल कियानी ने उस पॉलिसी को, एक हम कहते थे गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये 2018 से बहुत पहले नाम आ चुके थे कि एक हम कहते थे एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है. गुड तालिबान के साथ हम डील कर सकते हैं, बैड तालिबान. और बहुत से लोग बाशमूल मेरे, हम ये कहते थे तालिबान इस तालिबान, और ये इस्तिलाह 2018 में इमरान खान की हुकूमत से 10, 12, 15 साल पहले आ चुकी थी कि हम उनके साथ डील करने के लिए तैयार थे जो कि हमारी नज़र में गुड तालिबान थे. और ये हमारी रियासत की पॉलिसी थी. और रियासत की पॉलिसी में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो रियासत ने जाके बहुत देर में सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दरमियान में, या आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दरमियान में 2014 आया था, फिर कौम मुत्तहिद हो गई तो कहा था कि देयर इज नो गुड तालिबान एंड नो बैड तालिबान, ऑल तालिबान आर तालिबान एंड हूएवर रेजेस द आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे हैव टू बी एलिमिनेटेड. सो आपको अब ये क्लैरिटी नजर आती है इस वक्त? एब्सोल्युटली. अच्छा, तो 2014 में एक प्रिंसिपल पोजीशन ली गई, नवाज शरीफ की हुकूमत थी कि जी हमने ऑपरेशन करना है और वाइड रेंजिंग ऑपरेशन करना है जिसमें हमने भरपूर अंदाज में इसको क्लीन करना है सारे प्रोसेस को. इस वक्त क्या क्लैरिटी है या नहीं है, मेरे ख्याल है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं कहूँगा ज़रूर है. अच्छा. आई थिंक एक क्लैरिटी की वजह जो मुस्तफ़ा खोकर भी बात कर रहे हैं वो शायद इस वजह से भी है कि भारत के साथ हमारा एक जंग हुई और जंग में एक माहौल क्रिएट हुआ, उसमें एक यूनिटी नज़र आई. तो अब हम उसको भारत को बहुत सी चीज़ों में ब्लेम करते हैं, जैसे मुस्तफ़ा ने खुद कहा कि हम इस तरह से एग्रेसिवली परस्यू नहीं करते थे और हमने भारत को कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स में जाके उसको एम्बैरेस नहीं किया कि देखें जी ये कर रहे हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि जी हमारे पास सारे सबूत होने चाहिए और फिर हमें इंटरनेशनल फोरम्स में जाना चाहिए. हमें बिल्कुल डायरेक्टली इंडिया को इम्प्लिकेट करना चाहिए कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों कोई चाहेगा. वाई एनीवन विल स्टार्ट टू किल इट्स ओन चिल्ड्रन. यहाँ बहुत से हमारे बलूच भाई बहन हैं जो कि नाराज़ हैं, हमारी हुकूमत से नाराज़ हैं, हमारी रियासत से नाराज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नाराज़ हैं, शदीद नाराज़ हैं, कुछ इकनॉमिक रीजंस की वजह से नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और जस्टिफिएबल तौर पर नाराज़ हैं कि जी उनको वो सब चीज़ें नहीं मिली हैं, बावजूद इसके कि बलूचिस्तान इज़ रिच प्रोविंस इन एवरी एस्पेक्ट. और फिर भी वहाँ सबसे ज़्यादा जहालत है, सबसे ज़्यादा गुर्बत है, सबसे ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा कम तालीम है, वहाँ हेल्थ केयर का सिस्टम बिल्कुल तहस नहस है पाकिस्तान के मुकाबले में. कह रहा हूँ एंड पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री. सो वो जस्टिफाइड है. बट वो जितने भी लोग हैं एक तो ये है कि बिल्कुल इसको एग्रेसिवली इंडिया के साथ परस्यू किया जाए इंटरनेशनल फोरम्स में. दूसरी चीज़ जो कि आपसे नाराज़ हैं जिनका मैं कह रहा हूँ और जो पाकिस्तान के हद में रह के बात करना चाहते हैं, उनके साथ डायलॉग भी ओपन करना चाहिए. उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया है. उनकी नाराज़गी भी सुने कि वो क्यों नाराज़ हैं और उनके क्या चीज़ें. मिसाल के तौर पर 2024 में इलेक्शन आपने बिल्कुल छीन लिया, तो वो लोग क्या पाकिस्तान से खुश होंगे? वो क्या आपकी इज्जत करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी आपने आके हमारा मैंडेट छीन लिया, आपने उन लोगों को इलेक्ट किया जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कनेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो अवाम के साथ से करीब ही नहीं है. वहाँ इस्लामाबाद में कहीं बैठे होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के मेंबर हों या नेशनल असेंबली के मेंबर हों. सो यू हैव टू स्टार्ट फिक्सिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. एक किसी चीज से, बड़े ऑपरेशन से आप वो मसला नहीं हल कर. 70s में भी आपने ऑपरेशन किया था, 60s में भी किया था, 80s में भी किया था. फिर अकबर बुगटी को 2006 में मारा था जनरल मुशर्रफ ने, और उनके एक जनरल थे, उन्होंने कहा था हमने बलूचिस्तान का मसला हल कर दिया फॉर ऑल टाइम्स टू कम.
مسئلہ نہیں ایسے حل ہوتا. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ ایوری. سر زبردست گفتگو, بہت بہترین گفتگو, وہاں کیا بہت بہترین گفتگو. آپ اس کا سوشل ایلیمنٹ بھی سامنے رکھ رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کا ایک کنونشنل ایلیمنٹ یا اس کا ایک ملٹری سولوشن سامنے رکھا ہے. آئی وش کہ یہ ڈیبیٹ آپ دونوں لرنڈ پولیٹیشین کے ساتھ مزید بھی کنٹینیو ہو. میں مزید کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ, لیکن پروگرام کے اس حصے کے لیے انفارچونیٹلی ٹائم میرے پاس ختم ہے. محمد زبیر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ دونوں کے ساتھ یہ ڈیبیٹ انشاءاللہ کسی پروگرام میں مزید طویل عرصے کے لیے رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی مدعے کے حوالے سے کہ بھارت کو تو ہم نے شکست دے دی, بھارت کی پراکسیز کو کیسے شکست دیں گے, اس پہ سوال کریں گے. سابق نگران وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسی مدعے کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستانی قوم بنیان و مرصوص کی صورت موجود ہے, تاحال موجود ہے. بھارت کو جو عبرتناک شکست دی اسی قوم نے بنیان و مرصوص کی صورت. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی بھارت کی پراکسیز کو اسی طرح سے شکست دی جا سکتی ہے؟ اسی اہم مدعے کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اب سینٹر ہیں, جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. السلام علیکم سر, بہت شکریہ مہربانی وقت نکالنے کے لیے. بلوچستان سے چونکہ آپ کا تعلق ہے, تو جو خضدار میں ہوا ہے اور جو خاص طور پہ 22 اپریل اور پھر 10 مئی کے بعد سے مسلسل بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کنونشنل وار میں تو پاکستانی قوم نے, ریاست نے بنیان و مرصوص کی صورت بھارت کو شکست دے دی. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی بھارت کی پراکسیز کو شکست دینا آسان ہے, مشکل ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ غریدہ. دیکھیں, میں اب تو بہت اعتماد کے ساتھ, سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, جنرل عاصم منیر کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ریسٹوریشن آف دا نیشنل کانفیڈنس, اس میں جو کنٹریبیوشن اس مارکے کے دوران حاصل کیا, یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص انعام تھا ان پہ. جی, مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے آڈینس میں لوگ یہ کہیں گے کہ خوش آمدی کر رہے ہیں. ان کے نظر صرف یہ کر دوں کہ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر, ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. یہ سیدنا اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں جتنے ایونٹس ہوتے ہیں نا, اس میں جو ڈیوائن سگنیچرز ہیں, جو نقش پا ہے, ان کو دیکھو کہ وہ کیسے چل رہی ہیں. کیوں میں نے یہ کہا؟ ہفتہ پہلے اللہ ان کے منہ سے 2 نیشن تھیوری کہلواتا ہے. اس کانفرنس میں لکیلی میں بھی موجود تھا, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. کوئی آل آف اے سڈن یہ ایک بات انسپریشن ان کو آتی ہے جو کہ دہائیوں سے ہمارے اکابرین جو ہے نا اس کو دہرایا کرتے تھے. بیچ میں تذکرہ شاید کچھ کم ہو گیا تھا. انہوں نے اس کی تجدید کی, میرے خیال میں 2 قومی نظریے کی تجدید کی. جب انہوں نے 2 قومی نظریے کی تجدید کی, اتنے میں 1 ہفتے 10 دن میں یہ کرائسس کریٹ ہوگی. پھر بنیان المرصوص کے قرآن حکیم کی اس آیات کے مفہوم کے مطابق جو جنگ آپ پہ امپوز کی گئی, نارملی پاکستان میں ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال تھا کہ ہم نہ ہی جواب دیں تو بہتر ہے, نہ ہی لڑیں تو بہتر ہے, ہماری اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے, فریجائل کنٹری. شاید کچھ دوست ممالک نے بھی ویل انٹینشن کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ یہی مشاورت تھی, جو ریئلسٹک تو ہے لیکن آئیڈیالوجیکل نہیں ہے. اچھا, اب تو ہائنڈ سائٹ کے ساتھ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایون ریئلسٹک بھی نہیں تھی. دیکھیں, ریئلسٹک اس وقت ہوتی کہ وہ بہت بڑی اکانومی, کنونشنل وارفیئر میں آپ سے اوپر, انہی پریزمپشنز میں آپ کو روکا جاتا تھا نا. اس جواب نے اس کو روکا. اگر آپ یہ جواب نہ دیتے, اس نے مزید آگے بڑھنا تھا. درست. تو اس کا مطلب ہے وہ تمام کا تمام تجزیہ تباہ کن تھا. درست. وہ تجزیہ پاکستان کے قومی مفاد کے تحت نہیں تھا. یہ جو اپروچ تھی, یہ اپروچ درست اپروچ تھی, لیکن یہ ثابت یا ہائنڈ سائٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کہنا تو بہت آسان ہے. جب تک آپ نے کیا نہ ہو, ٹیسٹڈ نہ ہو, ڈیمونسٹریٹ نہ ہو, بڑے مضبوط نروس چاہیے کہ اس پہ آپ فیصلہ کریں اور پھر اس کو اون کریں. یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. پھر میں ادھر ایک کریڈٹ بہت بڑا پرائم منسٹر کو بھی دوں گا, بلکہ ناانصافی ہوگی اگر ان کو نہیں دیں.
آپ کو پتہ ہے کہ یہ تجویز، یہ انیشیٹو پیورلی پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی کہ ان کو اکنالج کیا جائے اور فیلڈ مارشل کا رینک ان کو دیا جائے. اور مجھے جو پتہ لگا کہ اس کے پیچھے آخر ان کا کیا فلسفہ، یہاں پہ ایک بیہودہ پن چل رہا ہے اور اس بدبخت معاشرے میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی ان کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا شاید مجھے ایون یہ لگتا ہے کہ شاید چیف ریلکٹنس تھی ان کے پارٹ پہ کہ جی کوئی خاص ضرورت نہیں، مطلب میں دس واز مائی نیشنل ڈیوٹی اور میں نے کی. لیکن کیوں میں پرائم منسٹر کو کریڈٹ دے؟ دیکھیں، دو قومی نظریے کی گفتگو انہوں نے کی. 71 میں جائیں جب مفتی بانی کے دہشت گردوں کو اسی را کے اکابرین نے، اسی مودی کے اکابرین نے دہشت گردوں کو بطور ٹول اس پاکستان میں استعمال کر کے جب اس کو علیحدہ کیا، ہمارے اور آپ کے ہاں بحث مباحثے ہوتے رہے کہ اس کی وجوہات یہ تھی اور وہ تھی، آج تک چل رہی ہیں. لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا اور اس کے لیے انہوں نے مانک شاہ کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل اور رینک دیا. میرے خیال میں وہ بدلہ شہباز صاحب کو جس نے بھی مشورہ دیا، وہ بدلہ ہم نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر کے اتار دیا. یہ آپ نے ایک بڑی زبردست کونوٹیشن ڈرا کی ہے، لیکن کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ 71 کا بدلہ لے لیا گیا؟ میرے خیال میں جو لوگ تقسیم پاکستان میں جو فسادات کا معصومین شکار ہوئے تھے ان کا بھی بدلہ لے لیا. It is not just 70. لیکن کیا 71 کا بدلہ تب نہیں ہے جب تک بھارت کے خود ٹکڑے نہ ہوں؟ دیکھیں، پاکستان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. میں غرید آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں کہ وہ مجھے فطرت کے مقافات عمل میں کوئی ولی اللہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی صاحب بصیرت ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں، مجھے یقین ہے. اور مجھے یقین اس لیے کہ میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایز اے پولیٹیکل یونٹ، ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن، تاریخ میں ایک مرتبہ اشوکا نے اس کی کوشش کی جو کہ اراؤنڈ 3,000 to 4,000 ایئرز بیک تھا. پھر اس کے بعد جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، ہندوتوا کی جو نفرت کی بنیاد ہے وہ نام بابر سے شروع ہوتی ہے. بابر نے اس ہندوستان کو سیاسی طور پہ پولیٹیکلی یونیفائی کرنے کی کوشش کی اور اسی لیگسی کو برٹش راج لے کے چلی، اور پھر 1947 میں وہ پھر ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. اس نے ایک یونٹ کے طور پہ، پولیٹیکل یونٹ کے طور پہ یہ رہ ہی نہیں سکتا. جو ساؤتھ آف انڈیا ہے، اس کی لینگویج، اس کا مزاج، اس کے ہاں جو اسلام آیا ہے نا، کیرلا میں آیا ہے، وہ عرب ٹریڈرز کے ذریعے آیا ہے. وہاں پہ اس طرح جو نارتھ کا براہمن جس انداز سے اسلام کو لیتا ہے، ساؤتھ کا جو ڈریویڈین ریس کے لوگ ہیں وہ قطعاً نہیں لیتے. وہ اسلام کے ساتھ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ بڑے کو ایگزسٹ کرتے ہیں، پیسفلی ایک ساتھ رہتے ہیں. اور جو بنگلور کی ترقی ہے، جو سلیکان ویلی ان کی ہے، وہ یو پی اور بہار کے جن کے پاس باتھ رومز بھی نہیں ہیں، اس جنگوازم کو کب تک فائنانس کریں گے؟ یہ ان کی ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، اور یہ یہاں پر رافیل کے کمیشن کھا کے اور ڈیفنس کانٹریکٹ میں کرپشن کر کے ان کے فوجی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ لوگ دونوں کرپٹ ہیں. یہ جو انڈیا کی نارتھ ساؤتھ کی ڈیوائیڈ ہے، اس پہ اور بھارت کے ٹکڑے ہونے کے ریئلسٹک اپروچ اس میں کیا ہے، اس پہ ذرا ایک اور پروگرام میں آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ بھارت کو کنونشنل وار میں ہم نے شکست دے دی، بھارت کی پراکسیز اس سے زیادہ سرگرم ہو گئی ہیں. سو ان کو ہم کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ ویئر از دا مسنگ لنک؟ وی ہیو بین فائٹنگ دس وار سنس ڈیکیڈز بائی ناؤ. دیکھیں، میرے خیال میں ان کے خلاف اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب میری پریشانی کم ہو گئی ہے. اچھا، I declare that alhamdulillah Pakistan has won the war against BLA, TTP and all this nexus. میں نے کیوں یہ کہا؟ آج صبح ہی ہمارے انتہائی تکلیف دہ جو بچوں کی شہادت ہوئی ہے نا، اس کا کوئی مطلب ہم اس کو ایکسپریس کیسے کریں؟ مطلب آپ اے پی ایس کے جو والدین جن تجربات سے گزرے، اسی تجربے کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو
इनको काउंटर करने के लिए जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी हमारे पास थी ना, वो नेशनल नैरेटिव में कंसेंसस थी। वो इनके एपोलॉजिस्ट थे, वो इनकी अपीजमेंट करने वाले लोग। जब आप इनके खिलाफ कोई गुफ्तगू या बात करते, ये कभी आपको सड़क सामने ले आते, कभी कहते गैस के पैसे नहीं दिए हैं बलूचिस्तान में, कभी आपको जितनी ये गुफ्तगू करते थे ना ये सो कॉल्ड दानिश्वर, ये रैशनलाइजेशन ऑफ वायलेंस की तरफ जाते। जबरदस्त पॉइंट आपका। जस्ट टू फर्दर दिस डिबेट, नाराज बलोच, बागी है बलोच, दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं। सो ये डिबेट आप समझते हैं, ये डिबेट एंड डिवीजन, इस डिबेट में ये डिवीजन अब ख़त्म होगी, अभी बरकरार है? मेरे ख्याल में अब किसी को जुर्रत नहीं होगी इन बच्चों की शहादत के बाद अपना जो फिक्री स्टिंजी और बदबूदार ख़यालात हैं कि उनका वो इजहार कर सके। न ये नाराज़ हैं, न ये खुश हैं, न ये बलोच हैं। इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है टेररिस्ट। ये दहशतगर्द है, ये पॉपुलेशन को टेरराइज करना चाहते हैं। और इसको रिस्पॉन्स करने के लिए जो नेशनल बाय एंड लार्ज, हमें कोई वोटिंग या रेफरेंडम कराने की ज़रूरत नहीं है, बाय एंड लार्ज पाकिस्तान इस पे एग्री कर चुका है। हमें अपना काइनेटिक ऑपरेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको वेल थॉट करके स्मार्ट काइनेटिक्स के जाके 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, इसको अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। एक और बहुत ज़बरदस्त बात, और आई एम वेरी ग्लैड कि आप इन सब बातों पे बोल रहे हैं अनअपोलोजेटिकली, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स। और इसी किस्म की गुफ्तगू की, इसी किस्म की सोच की, इसी किस्म की अप्रोच की हमें ज़रूरत है आज। सो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हार्डकोर ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट। ऑफ कोर्स, न ये बलोचों की नुमाइंदगी करते हैं, न वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। वो इस्लाम के नाम पे आपके निज़ाम को तशद्दुद के ज़रिए बदलना चाहता है, ये आपके जोग्राफिया को तशद्दुद के नाम पे, क्योंकि दोनों सूबों के डायनामिक्स डिफरेंट है, बावजूद कि दुश्मन एक है, फाइनेंसर टेरर फाइनेंसर एक है। देखें, उनके कोई डायनामिक्स डिफरेंट नहीं है, उनका अलाइंस है। ये हम यहाँ स्टूडियो में और हमारे दानिश्वर इनको अलग-अलग देखते हैं। BLA और TTP का ऑपरेशनल अलाइंस मौजूद है, हमारे पास इंटेलिजेंस एविडेंस मौजूद है, हमारे पास पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। मैं सोशल डायनामिक्स की, सोशल जियोग्राफिकल डायनामिक्स की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, देखिए वो तो इवन ये बलूचिस्तान के अंदर जो मकरान है और कोलू और डेरा बुगटी, इनके डायनामिक्स भी डिफरेंट है। वो उन जो मकरान का बलोच है, जो आवारान का बलोच है, और जो नसीराबाद का बलोच है, जो डेरा बुगटी और मरी का कोलू का बलोच है, इन सब की डायनामिक्स डिफरेंट है। इनका डायलेक्ट लैंग्वेजेस का डिफरेंट है, इनकी रेसेस डिफरेंट हैं, इनका ट्राइबल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो सोशल डायनामिक्स तो हर 20-25 मील में आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे। हदफ दोनों का एक है, इन दोनों का हदफ रियासत पाकिस्तान है। एक ने ये दावा उठाया हुआ है कि मैं निज़ाम बदलूंगा और तशद्दुद के ज़ोर पे बदलूंगा, दूसरा कहता है मैं जोग्राफिया बदलूंगा और तशद्दुद के ज़ोर पे बदलूंगा। जो बाकी मानदा पाकिस्तान है वो कभी इस्लाम की और मुसलमानी की सादगी में उनके साथ कोई हमदर्दी जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस जानिब जो है ना, कोई इनको महरूम समझ के डिप्रेवेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनके लिए सॉफ्ट विक्टिम कार्ड ये प्ले करते हैं। ये इनफ इज इनफ। ये अगर किसी के अंदर, और अभी भी जो साइलेंट सिंपैथाइजर्स कहीं ना कहीं मौजूद हों, उनका क्या किया जाए? मेरे ख्याल में उनको और इनके परपेट्रेटर को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये दोनों एक जैसे हैं, मुझे तो इनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। ज़बरदस्त। लेकिन टू एंड दिस नोट, टू एंड दिस डिस्कशन, आप समझते हैं कि एक हार्डकोर काइनेटिक ऑपरेशन बलूचिस्तान केपी में इन टेररिस्ट के खिलाफ अब नागुज़िर हो चुका है? देखिए, आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दे दिया है कि एक और तबका यहाँ पर, जो कि मैं समझता हूँ कि रैशनैलिटी के नाम पे बेगैरती की एडवोकेसी करता रहता है हर वक्त, कि जनाब वो एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जाएगी, इंटरनेशनल जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बुनियाद पे जो है ना वो जवाज आप पैदा कर देंगे। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। किसी एक मुल्क को दुनिया में ये जुर्रत नहीं है कि वो आपको ये कह सके कि आप BLA और TTP के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे हैं ये किस पैमाने के। और आज अमेरिका ने भी जो स्टेटमेंट इशू की है फौजदार के हवाले से, we are बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है to the American people and government, to the United Kingdom, to the China, to Russia, to European Union, Australia, Japan,
only one exception is there, who's actually the mother of terrorism, the Hindutva run Indian Union. बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। आई विश के प्रोग्राम का टाइम मज़ीद ज़्यादा होता, लेकिन आपके साथ अगले चंद प्रोग्राम, बल्कि अगला एक प्रोग्राम थे लास्ट में, जिस पे हम भारत के टुकड़े कैसे हो सकते हैं, होना मुमकिन है, द डिवाइड ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ, इस चीज़ 71 का बदला क्या हमने वाकई ले लिया, इन सब मामलात पे आपसे अगले प्रोग्राम में डिबेट रहेगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, साबिक निगरान वज़ीर आज़म, इनके ज़बरदस्त गुफ्तगू आप सुन रहे थे। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।